लास्ट में हमने जो टॉपिक देखा था दैट वाज कॉम्प्लेक्स आयन। तो सबसे पहला जो हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, थोड़ा ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं, नीचे लिखते हैं। सो दिस वन इज कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, कॉम्प्लेक्स आयन का दूसरा एक नाम होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन के लिए एक और नाम हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दैट इज कोऑर्डिनेट एंटिटी। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट एंटिटी। ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन, इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, सेकंड वन, इट मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड एंड लास्ट वन, इट मे बी न्यूट्रल। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है कि ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, साथ में ये भी एग्जाम्पल भी देखे थे। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स को हम और 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल डिपेंड करता है कि हमने जो चार्ज यूज़ किया है वो चार्ज कौन सा है। ठीक है, इफ़ ओवरऑल चार्ज विल बी देयर, सपोज दिस इज मेटल, दिस इज लिगेंड एंड एंड दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। सेकंड पॉसिबिलिटी है, दिस इज मेटल, दिस इज लिगेंड एंड ओवरऑल चार्ज विल बी नेगेटिव। सपोज हियर हैविंग मेटल एंड दिस इज लिगेंड, हियर नो चार्ज। सो इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स को पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स को और 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड। एक को कहा जाता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरे को कहा जाता है हेटेरोलेप्टिक। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज होमोलेप्टिक एंड सेकंड इज कॉल्ड एज हेटेरोलेप्टिक। क्वेश्चन इज दैट इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है। अब यहां पे मैं 2 कॉम्प्लेक्स लिखता हूं। फर्स्ट वन इज Fe CN/6, ओवरऑल चार्ज इज +4. Overall charge is +4. It means that this metal having which charge, that will be, sorry, this will be +2, this will be -6, so this will be -4. So overall charge will be -4. Okay. अब यहाँ पे हम देखेंगे, सो दिस Fe इज एक्ट एज अ मेटल, दिस Cn इज एक्ट एज अ लिगेंड। तो यहाँ पे एक ही टाइप के लिगेंड है। तो यहाँ पे टोटल जो लिगेंड्स है वो 6 है और 6 के 6 लिगेंड जो रहेंगे वो सेम टाइप के हैं। तो इफ़ किसी कॉम्प्लेक्स में चाहे वो पॉजिटिव रहे, न्यूट्रल रहे या नेगेटिव रहे, इफ़ सभी के सभी लिगेंड सेम टाइप के होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज होमोलेप्टिक। सो होमोलेप्टिक का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच ऑल लिगेंड्स आर ऑफ सेम टाइप, सो दैट विल बी होमोलेप्टिक। तो अब हेटेरोलेप्टिक आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या बोलेंगे, जिस मॉलिक्यूल में, जिस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो एक से ज़्यादा क्वांटिटी के रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग हियर दिस इज Fe अटैच टू Cn/4 एंड अटैच टू Cl2 लाइक दिस वन। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 Cn हैविंग -1 चार्ज, 4 Cn हैविंग -4 चार्ज, सो दिस इज -4, दिस इज -2, दिस इज +2, सो ओवरऑल विल बी -4। अब दोनों में देखेंगे सो मेटल सेम है, मेटल ने 4 ही लिगेंड है इसमें। दिस Fe इज एक्ट एज अ मेटल, दिस इज लिगेंड 1 जो 4 है और यहाँ पे हम देखेंगे लिगेंड्स 2 जो कितने हैं, 2 है। तो कुल मिला के जो लिगेंड्स रहेंगे ये कितने हो गए, 6। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में भी मेटल सेम है, सेकंड वाले में भी मेटल सेम है। मेटल इज सेम, नंबर ऑफ लिगेंड्स आर सेम, बट यहाँ पे 6 के 6 लिगेंड सेम टाइप के हैं, यहाँ पे 4 लिगेंड सेम टाइप के हैं, दूसरे 2 लिगेंड सेम टाइप के हैं, मतलब 6 के 6 लिगेंड सेम टाइप के नहीं हैं। तो जिस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं उसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक, और इफ वो डिफरेंट टाइप के रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक।
क्लियर। तो दो टर्म मैंने आपको बता दी है, एक होमोलेप्टिक और दूसरा हेट्रोलेप्टिक, ये इस कॉम्प्लेक्स के हिसाब से जाएंगे। सो दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ लिगेंड। सेम टाइप के है कि मोर देन वन टाइप के है। वन मोर एग्जांपल, सपोज आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब इन कंपैरिजन में हमको यही देखना है कि लिगेंड्स कितने हैं और वो लिगेंड्स सेम टाइप के हैं कि डिफरेंट टाइप के, दैट्स क्लियर। सपोज आई एम राइटिंग हियर Fe इन ब्रैकेट H2O/4, ओवरऑल चार्ज इज +2। आई एम राइटिंग हियर नेक्स्ट वन इज Fe NH3/4, overall charge is +2. Here I am writing Fe NH3/2 in bracket H2O/2 like this one, overall charge is +2। 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखे मैंने। अब आपको क्या करना है, यही कंपेयर करना है कि इनमें से कौन रहेगा होमोलेप्टिक और कौन रहेगा हेट्रोलेप्टिक। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको मैं बोलूँगा ए, दिस विल बी बी एंड दिस विल बी सी। कैन यू आइडेंटिफाई? जस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि इनमें से कौन होना चाहिए होमोलेप्टिक, कौन होना चाहिए हेट्रोलेप्टिक। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल, कितने टाइप के लिगेंड्स है वो देखेंगे। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही टाइप के लिगेंड है चारों के चारों, सो दिस विल बी होमोलेप्टिक। यहाँ पे भी चारों के चारों लिगेंड सेम टाइप के हैं, सो दिस विल बी होमोलेप्टिक। यहाँ पे 2 लिगेंड अमोनिया के हैं और 2 लिगेंड वाटर के हैं, सो दिस विल बी हेट्रोलेप्टिक। ठीक है, तो ये होता है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं विच will be a homoleptic and which will be a heteroleptic molecule। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं। अब ये था पहला टर्म आज का। ठीक है, आज का दूसरा टर्म हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज काउंटर आयन, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर आयन। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग CI भी लिखते हैं कभी कभी। ठीक है, काउंटर आयन का मतलब होता है। अब काउंटर आयन का मतलब पहले देखते हैं और फिर देखेंगे कि काउंटर आयन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। नाउ सपोज मैं इस कॉम्प्लेक्स को लिखता हूँ फिर से, दिस कॉम्प्लेक्स, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज Fe इन ब्रैकेट Cn/6 एंड ओवरऑल चार्ज इज -4। So overall charge is given, so this molecule is a negative molecule, so this is anionic complex। so इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे कि ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स का काम करेगा। किसका काम करेगा? अनायनिक कॉम्प्लेक्स का काम करेगा। ठीक है, अब ये जो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इस अनायनिक कॉम्प्लेक्स में देखेंगे कि इस अनायनिक कॉम्प्लेक्स इज दिस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? नहीं। अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों नहीं है? इसका रीज़न आपके पास है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। तो जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए आपको आयंस देने होंगे। इफ़ ये नेगेटिवली चार्ज है तो आपको पॉजिटिव आयन देने होंगे, इफ़ वो पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली आयन देने होंगे। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इज देयर, सो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज देने होंगे। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि इसको स्टेबिलाइज करने के लिए, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने यूज़ किए K+, तो कितने K+ आपको यूज़ करने होंगे? कितने K+ यूज़ करने होंगे? एक K+ के ऊपर चार्ज कितना है? +1, तो 4 के लिए यूज़ करना पड़ेगा +4, तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो बन जाएगा Fe Cn/6 एंड दिस विल बी K4 लाइक दिस वन। हो गया, मतलब ये हो गया +4, ये हो गया -4, ये बन गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, चाहे वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, इसमें कौन सा था? नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव का एग्जांपल लिख लेते हैं, दिस वन A। सो मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज इन ब्रैकेट Fe इन ब्रैकेट H2O स्क्वेयर ब्रैकेट, सॉरी
ये ब्रैकेट हो गया पूरा और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है +2, सो दिस इज प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करना है, तो प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस चार्ज को यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा, माइनस चार्ज को। अब यहाँ पे जो प्लस चार्ज है कितना है, +2। इस +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए सपोज मैंने यहाँ पे Na+1 यूज किया है, तो क्या Na+1 इस +2 को न्यूट्रलाइज करेगा, नहीं करेगा। वाई, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको नेगेटिवली चार्ज आयन यूज करना होगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली आयन हमारे किसी काम का नहीं है, तो यहाँ पे हमको नेगेटिवली आयन को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज +2। तो +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -1 यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं Na को यूज नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे Cl-1 को यूज करता हूँ। तो क्या ये Cl- इसको न्यूट्रलाइज करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने का काम नेगेटिव करेगा। सही है, तो अब एक Cl के ऊपर -1 है, तो यहाँ पे +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको 2 Cl यूज करने पड़ेंगे। तो ये है Cl, और एक Cl का चार्ज कितना है, -1, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, सिंपल। चार्ज यहाँ पे ओनली लिखेंगे, चार्ज कितना है 2 और यहाँ पे चार्ज कितना है 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, कॉम्प्लेक्स के नीचे आएगा 1 और Cl के नीचे आएगा 2, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे Fe इन ब्रैकेट H2O/4 और Cl2। सही ना, यहाँ पे नहीं मतलब कितना है 1, यहाँ पे नहीं मतलब कितना है 1, तो ये 2 जो रहेगा वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये 2 यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने 2 Cl को यूज़ किया। यहाँ पे भी यह टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, इसमें जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर चार्ज है 4, यहाँ पे जो K+ है जो स्टेबिलाइज कर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 और K रहेगा 4, लाइक दिस वन, सिंपल। अब देखो, इफ ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कॉम्प्लेक्स, तो उस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है, तो हम उनकी बात नहीं करते हैं। हम उनकी बात करते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। तो जो दोज मॉलिक्यूल विच आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको किसी आयन की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ वो नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव आयन की ज़रूरत पड़ेगी, इफ़ वो पॉजिटिवली चार्ज है तो हमको नेगेटिव आयन की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस आयन को हम कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, उस आयन को बोलते हैं काउंटर आयन। सिंपल हो गया डेफिनेशन। क्या मिल गया काउंटर आयन का डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स चाहे वो पॉजिटिव रहे या न्यूट्रल रहे, नेगेटिव रहे, चार्ज कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए, मैं मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है, चार्ज कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस आयन को हम लोग यूज़ करते हैं उस आयन को बोलेंगे काउंटर आयन। सिंपल। ओके, क्या बोला है मैंने, चार्ज कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस आयन को हम लोग यूज करने वाले हैं उस आयन को हम बोलेंगे काउंटर आयन। तो यहाँ पे 4 काउंटर आयन है और यहाँ पे 2 काउंटर आयन है। इसमें जो काउंटर आयन है वो कौन है, K+, और सेकंड वाले एग्जांपल में जो काउंटर आयन है वो कौन है, Cl-। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक और टॉपिक देख लिया है जिसका नाम रहेगा काउंटर आयन। ठीक है, दोनों को एक बार अच्छे से देखना है कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एंटिटी क्या होता है, दोनों का मतलब सेम ही है, मतलब नाम अलग अलग यूज किया है, मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है, सो काउंटर आयन जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, काउंटर आयन 2 ही टाइप के हो सकते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी निगेटिव। कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। वैसे काउंटर आयन जो रहेंगे वो 2 ही टाइप के रहेंगे, या तो वो पॉजिटिव रहेंगे या तो वो नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, न्यूट्रल काउंटर आयन जो रहेंगे, ये न्यूट्रल काउंटर आयन जो रहेंगे वो पॉसिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है।
ठीक है। हाँ चलो, तो ये है कुछ बेसिक टर्म्स जो हमने यहाँ पे देखी है। नेक्स्ट वन इज, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स आयन बनाने के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी है। कौन सी कौन सी? कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? क्या क्या ज़रूरी है? दिमाग के ऊपर जोर दो थोड़ा सा और बताओ मुझे, कॉम्प्लेक्स के लिए ज़रूरी क्या है? दो बातें ज़रूरी है। ठीक है, पहली बात, इफ हमको कॉम्प्लेक्स बनाना है, इफ हमको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दो बातें ज़रूरी है, और वो दो बातें जो है वो पहली बात रहेगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, पहली बात जो रहेगी वो रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और सेकंड बात जो रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, दो बातें। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है इसके लिए हम यूज़ करते हैं नाम दैट इज कॉल्ड एज लिगेंड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है इसको बोलते हैं मेटल आयन। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मेटल आयन। तो एक है मेटल आयन और दूसरा रहेगा लिगेंड। ठीक है, अब ये जो लिगेंड होता है, दिस लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? ठीक है, तो लिगेंड होने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इफ हम यहाँ पे लिगेंड्स के बारे में देखते हैं, सेंटर में मैं लिखता हूँ लिगेंड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लिगेंड, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। लिगेंड होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के पास डोनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डोनर। तो लिगेंड एक एटम भी हो सकता है, लिगेंड एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। सो मॉलिक्यूल भी लिगेंड का काम कर सकता है, या एक एटम जो रहेगा वो भी लिगेंड का काम कर सकता है। बस फर्क इतना है कि इस डोनर के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है, इस डोनर के पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इस डोनर के पास जो डोनर एटम्स होते हैं, ये डोनर एटम्स या तो एक हो सकता है या तो एक से ज़्यादा हो सकता है। सो डोनर में मॉलिक्यूल भी हो सकता है, डोनर एटम का भी काम कर सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है इस डोनर में ओनली वन एटम होता है, वन एटम कैन एक्ट एज ए डोनर। कभी कभी मोर देन वन एटम कैन एक्ट एज ए डोनर। तो दो पॉसिबिलिटी है। तो डोनर क्या होता है ये समझते हैं, फिर डोनर का क्लासिफिकेशन समझ लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है CH3 अटैच टू NH2। ओके, क्या ये मॉलिक्यूल, दिस इज अ मॉलिक्यूल, क्या ये वाला मॉलिक्यूल डोनर का काम कर सकता है? पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं। यस, व्हाई? अब क्वेश्चन तो सिंपल हो गया कि ये डोनर का काम करेगा कि नहीं करेगा। अब उससे आसान क्वेश्चन कि इफ ये डोनर का काम करता है तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीन टाइप के एटम्स हैं। तो तीनों में से कौन सा एटम डोनर एटम का काम करेगा? ये वाली बात। डोनर है तो डोनर एटम कितने हैं? तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कार्बन अटैच टू नाइट्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन्स, हियर हैविंग वन लोन पेयर, दिस इज वन हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन, दिस इज थर्ड हाइड्रोजन। अब इस मॉलिक्यूल में देखते हैं तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे नाइट्रोजन ही एक ऐसा है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में एक ही डोनर एटम है, ओनली वन डोनर एटम इज देयर। सो इस वाले एग्जांपल में एक ही डोनर एटम है। ठीक है, सेकंड वन दैट इज CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH2 अटैच टू NH2, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस पूरे मॉलिक्यूल में देखेंगे तो तीन टाइप के एटम्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तीन टाइप के एटम्स है।
अब तीनों में से कार्बन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाँ लेकिन नाइट्रोजन के पास जरूर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो हियर हैविंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर हैविंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ओनली आउट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एटम ओनली 1 टाइप ऑफ एटम हैविंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन है, ये भी डोनर का काम कर सकता है, तो इसको बोलेंगे डोनर एटम 1 और इसको हम बोलेंगे डोनर एटम 2, इसको हम बोलेंगे डोनर एटम 2। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने रहेंगे? 2। तो ये पूरा का पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, ये पूरा का पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। अब एक ही मॉलिक्यूल में 2 डोनर एटम है और ये दोनों एज अ डोनर का काम कर सकते हैं, बिकॉज डोनर का काम करने के लिए इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो तो इनके पास है। सो इस एग्जांपल में हमने देखा कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो 2 एटम के पास है। थर्ड एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, दैट इज H2O। क्या ये डोनर का काम कर सकता है? पहला क्वेश्चन। इफ एस देन इसमें कौन सा एटम डोनर का काम करेगा? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। H अटैच टू O अटैच टू H, हियर हैविंग 1 मिकी माउस, हियर हैविंग 2nd मिकी माउस। दोनों मिकी माउस सेम है, साइज बड़ा है छोटा है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात यह है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन ऑक्सीजन के पास जरूर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करेगा। ओके, अब इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है पहले ये देख लेते हैं। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? तो इसमें एक ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 में से वो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है एक आदमी को, एक मेटल को, क्योंकि ये जो डोनर है ना वो हमेशा मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो एक डोनर के पास एक से ज़्यादा लोन पेयर क्यों ना रहे, एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों ना रहे, वो एट अ टाइम एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस ऑक्सीजन के पास आपको 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये ऑक्सीजन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक मेटल आयन के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इफ आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस ऑक्सीजन के पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लिखना। और इफ ये पूछेंगे कि ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एक मेटल आयन के साथ, तो उसका आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा इस टाइप से कि डोनर एटम्स एक या तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट थिंग, ये मॉलिक्यूलर है, ये भी मॉलिक्यूलर लिगेंड है और ये भी मॉलिक्यूलर लिगेंड है। एक एग्जांपल एटॉमिक का भी देख लेते हैं, तो उसको बुरा लग जाएगा। ठीक है, तो 4th वाले में हम देखते हैं Cl-1। इफ हम Cl-1 की बात करते हैं, Cl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी Cl, दिस इज 1 लोन पेयर, दिस इज 2nd लोन पेयर, दिस इज 3rd लोन पेयर एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। अब इस Cl की बात करते हैं तो Cl के पास 3 लोन पेयर है, Cl के पास 3 लोन पेयर है और 3 लोन पेयर के साथ साथ एक नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इसके पास टोटल कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 4, लेकिन 4 में से वो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है? एक मेटल आयन को। इफ मेटल आयन डिफरेंट होते हैं तो वो हर किसी को एक एक दे सकता है, लेकिन सेम मेटल आयन को वो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही। अब ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड में एक ही एटम है और वही किसका काम कर रहा है? डोनर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये Cl-1 इज एक्ट एज ए डोनर, लेकिन ये जो डोनर है वो एटॉमिक फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, क्या CH4 विल बी ए डोनर एटम? क्या CH4 डोनर एटम का काम कर सकता है? नो। वाई? बिकॉज CH4 का स्ट्रक्चर H अटैच टू C अटैच टू H अटैच टू H अटैच टू H, ना ही हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है ना ही कार्बन के पास लोन पेयर है, किसी के पास लोन पेयर नहीं है। और इसलिए ये CH4 मॉलिक्यूल जो रहेगा वो डोनर का काम नहीं कर सकता है, ये डोनर मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो एटम की बात छोड़ दो। इफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3+1, कैन दिस वन इज एक्ट एज ए डोनर? Can this one is act as a donor? No. Why? Because इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, so this is carbon attached to hydrogen attached to hydrogen attached to hydrogen and +1 like this one. So no pair of electron, that's why ये डोनर का काम नहीं कर सकता है। Suppose I write here CH3-1, तो क्या लगता है?
क्या लगता है CH3-1? यस, ये कर सकता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये रहेंगे 3 बॉन्ड और ये रहेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है, ये कैसा किस प्रकार कितने भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये CH4 जो रहेगा वो डोनर का काम नहीं करेगा, CH3+ नहीं करेगा, CH3-1 जरूर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन है लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। नेक्स्ट वन, ठीक है। हाँ, अब इस लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से करते हैं। पहले हम लोग चार्ज के हिसाब से, सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ठीक है, या तो डोनर एटम, कोई बात नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी रख देते हैं। तीसरा जो होता है वो आता है स्पेशियल केस। तो कुछ स्पेशियल लिगेंड्स होते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप्स नॉर्मली यहाँ पे लिखा मैंने, एक डेंटिसिटी के हिसाब से, दूसरा चार्ज के हिसाब से, और तीसरा स्पेशियल केस में। चार्ज के हिसाब से लिगेंड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लिगेंड्स में भी पॉजिटिवली चार्ज, लिगेंड्स में भी न्यूट्रल, और कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो वैसे बहुत कम होते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ हमको नहीं आएगा, इसलिए जब भी ये पॉजिटिव चार्ज की बात आएगी मैं आपको बता दूंगा। इसके बहुत गिने चुने एग्जांपल्स है। ठीक है, मेन जो हमको टारगेट करना है दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल। दोस लिगेंड हैविंग नेगेटिव चार्ज, दैट इज दिस विल बी नेगेटिव। ओके, सो दोज लिगेंड हैविंग नेगेटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव लिगेंड, और जिस लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, डेंटिसिटी के हिसाब से हम देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, डेंटेड। ठीक है, मोनोडेंटेड मतलब कितने डोनर साइट है। इफ 1 डोनर साइड विल बी, दैट इज कॉल्ड एज मोनोडेंटेड। इफ उसके पास 2 डोनर साइड है तो इसको बोलेंगे डाइडेंटेड, या तो इसको बोलेंगे बाइडेंटेड। इफ 3 रहेंगे तो इसको बोलेंगे ट्राइडेंटेड, 4 रहेंगे तो उसको बोलेंगे टेट्राडेंटेड, और ज़्यादा ही रहेंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीडेंटेड। सही है, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है। उस लिगेंड के पास कितने डोनर एटम है, 1 डोनर एटम विल बी देयर, सो दैट विल बी मोनोडेंटेड। डेंटेड का मतलब होता है दांत, दांत का मतलब बॉन्ड कैसे बनाएगा। ठीक है, बॉन्ड कितने बनाएगा, तो मोनोडेंटेड के पास एक ही डोनर एटम रहेगा, सो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। डाइडेंटेड का मतलब या तो बाइडेंटेड का मतलब होता है उसके पास 2 डोनर एटम रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, दिस विल बी CH3 अटैच टू NH2, तो ये क्या होना चाहिए, ये इसमें से न्यूट्रल आएगा। हम इसमें से देखेंगे तो इसके पास एक ही डोनर एटम है, और एक ही डोनर एटम होने की वजह से हम इसको बोलेंगे मोनोडेंटेड। इफ हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज NH3, सो इसमें से भी ये न्यूट्रल ही आएगा, और इसके पास ही एक ही डोनर एटम है तो इसको भी हम लोग बोलेंगे मोनोडेंटेड। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ NH2 अटैच टू NH2, अब ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, और इस न्यूट्रल लिगेंड के पास एक नहीं बल्कि 2 डोनर एटम है। इसका मतलब ये किसका काम करेगा, बाइडेंटेड का काम करेगा, या तो ये डाइडेंटेड का काम करेगा। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH2, एंड आई एम राइटिंग हियर NH2। क्या लगता है, कोई चार्ज नहीं है तो इट विल बी अ न्यूट्रल लिगेंड।
ये लिगेंड कौन सा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। दूसरी बात, इसमें कितने डोनर एटम्स है ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो दिस विल बी वन डोनर एटम, दिस विल बी सेकंड डोनर एटम एंड दिस विल बी अ थर्ड डोनर एटम। तो ये किसका एग्जाम्पल रहेगा, ट्राइडेंटेड का। किसका एग्जाम्पल रहेगा, ट्राइडेंटेड का। ठीक है, इफ हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, टेट्राडेंटेड भी देख सकते हैं जिसमें एक NH2 और ज़्यादा रहेगा, 4 रहेगा। जब बहुत ज़्यादा रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीडेंटेड। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ NH2 अटैच टू NH2, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं। दैट विल बी N अटैच टू N अटैच टू H अटैच टू H अटैच टू H अटैच टू H। हाउ मेनी डोनर एटम्स आर देयर? ठीक है, ओके। हाउ मेनी डोनर एटम्स आर देयर? कितने डोनर एटम्स है? 2। तो सिंपल सी बात है, ये किसका काम करेगा, डाइडेंटेड का या तो बाइडेंटेड का। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको निकाल दिया, 1 वैकेंसी इज देयर, और यहाँ पे लगा दिया CH2 अटैच टू C डबल बॉन्ड O-। ये एसीटेट ग्रुप है, एसिटिक एसिड ने H+ आयन दिया है, तो ये किसका काम करेगा, एसीटेट का काम करेगा। ठीक है, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, जब भी टाइम आएगा ये एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, पॉजिटिव में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहले समझ लेना है और ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। क्लियर है? हाँ। अब इसको हम बोलेंगे एसीटेट। क्या बोलेंगे, एसीटेट। अब इस एसीटेट में कितने डोनर एटम हो सकते हैं, एक ही इसमें। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये भी डोनर का काम कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनर का काम कर रहा है, ये नाइट्रोजन भी डोनर का काम कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें डोनर एटम्स बढ़ गए, सही है ना। तो इसको हम बोलेंगे ट्राइडेंटेड। क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड। तो इसके हिसाब से हमको देखना होगा कि उसमें कितने डोनर एटम्स है और उसके हिसाब से हम उसकी डेंटिसिटी बता सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तीसरा जो आता है वो आता है स्पेशियल केस में। स्पेशियल केस में जो है उसको हम लोग 2 तरीके से देखते हैं। एक को बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, एक को बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड और दूसरे को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। दूसरे को बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड और इसको बोलेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड, लाइक दिस वन। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब एम्बिडेंटेड लिगेंड के लिए क्या देखना पड़ेगा हमको। यहां पे मैं एग्जांपल लिखता हूं, NH2 अटैच टू NH2। ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे मेटल है, ये वाला मेटल आयन। ठीक है, इस मेटल आयन के ऊपर सपोज +N चार्ज है, हमको नहीं पता कितना चार्ज है। ठीक है, अब क्या इस मेटल के साथ ये दोनों एट अ टाइम बॉन्ड बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? उस मेटल आयन के साथ ये दोनों के दोनों डोनर एटम जो है वो एट अ टाइम बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब ऐसा है, सो दिस इज वन डोनर एटम। मतलब इफ हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये इस प्रकार का मॉलिक्यूल है, ऐसे
ठीक है। तो ये यहाँ से बॉन्ड बना सकता है और ये यहाँ से बॉन्ड बना सकता है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा NH2 अटैच टू NH2 अटैच टू दिस वन मेटल एंड अटैच टू दिस वन मेटल। मैं ये बोल रहा हूँ बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि ये 3 मेंबर्ड रिंग रहेगा तो रिपल्शन ज़्यादा रहेगा। मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा मॉलिक्यूल कम स्टेबल है। ठीक है, बात को समझो, दो को मिक्स नहीं करना है। मैंने ये नहीं पूछा कि दिस मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। हम ये बोल रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों के दोनों डोनर एटम एट अ टाइम इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। इफ इसके जगह मैं यूज करता हूँ NH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH2, इस नाइट्रोजन के पास डोनर एटम्स है और यहाँ पे मेटल है, क्या लगता है ये बॉन्ड बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? कितने डोनर एटम है पहले वो देखो, कितने डोनर एटम्स हैं? यहाँ पे 2 डोनर एटम है। क्या दोनों के दोनों एट ए टाइम बॉन्ड बना सकते हैं? यस, दैट विल बी पॉसिबल। कैसे? ये एक डोनर एटम यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और दूसरा डोनर एटम यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। इज इट क्लियर? तो ये इस प्रकार से बनाएगा। अब यहाँ पे जो रिंग बन रही है 3 मेंबर्ड है, यहाँ पे जो रिंग बन रही है 4 मेंबर्ड है। तो क्या लगता है किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा? ये 3 मेंबर्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा या 4 मेंबर्ड का? क्या लगता है? 3 मेंबर्ड का ज़्यादा रहेगा 4 मेंबर्ड का? सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ते जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा। तो 4 मेंबर्ड का स्टेबिलिटी 3 मेंबर्ड से ज़्यादा रहेगा। दैट्स सिंपल। ठीक है, अब इसमें कितने डोनर एटम है? 2, और दोनों के दोनों डोनर एटम एट अ टाइम बॉन्ड बना सकते हैं। देखो, इसमें लिखने वाले साइड कितने हैं जिससे हम लिख सकते हैं? लिखने वाले साइड्स कितने हैं? 2। क्या एट अ टाइम मैं दोनों इंक से लिख सकता हूं? क्वेश्चन देखो, क्या एट अ टाइम मैं दोनों इंक से लिख सकता हूं? यस और नो? यस, ऐसे। सो अब यहां पे मेरे पास 2 डोनर एटम है। दीज आर 1 डोनर, दिस इज सेकेंड डोनर, और दोनों डोनर से मैं लिख सकता हूं। सो दैट इज पॉसिबल इन नॉर्मल कंडीशन। हाइपोथेटिकल नहीं सोचना है, नॉर्मली सोचना है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल है। अब मैंने पूछा इसमें लिखने वाले साइड कितने हैं? लिखने वाले साइड कितने हैं? 2। एट अ टाइम लिखने वाले साइड कितने हैं? 1। सही है, तो इसमें लिखने वाले साइड आपको भले 2 दिख रहे हैं, लेकिन एट अ टाइम हम एक ही साइड से लिखेंगे। या तो मैं ब्लैक साइड से लिखूंगा या तो मैं ब्लू साइड से लिखूंगा, लेकिन एट अ टाइम दोनों साइड से नहीं लिख सकता मैं। बात समझ गए मेरी? ठीक है, मैं दोनों साइड से एट अ टाइम नहीं लिख सकता। लिखने के लिए तो मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन एट अ टाइम दोनों साइड से नहीं लिख सकता। इसमें लिखने के लिए तो मेरे पास दोनों साइड है और दोनों साइड से मैं एट अ टाइम लिख सकता हूँ। तो ये डिफरेंस होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड का और नॉर्मल लिगेंड का। नॉर्मल लिगेंड में जितने डोनर साइड होते हैं वो सभी के सभी डोनर एटम्स एट अ टाइम एक मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन एम्बिडेंटेड लिगेंड में ऐसा नहीं होता है। एक मॉलिक्यूल में, एक लिगेंड में एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन वो एट अ टाइम एक ही साइड से बॉन्ड बनाता है। एग्जाम्पल जाना पहचाना ही है आपका एग्जाम्पल जो है वो जाना पहचाना है। और यहाँ पे एग्जाम्पल यूज करता हूँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर एंड कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स आर हियर? 2 इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स आर देयर, 1 इज कार्बन एंड सेकंड इज नाइट्रोजन, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच। क्या लगता है? दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब कार्बन भी डोनर एटम का काम कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम का काम कर सकता है। अब ये मान के चलते हैं कि ये हमारा मेटल है, ठीक है, और जो ब्लू साइड है वो कार्बन की है और जो नाइट्रोजन है वो ब्लैक कलर से है। ऐसे बन गया।
So this carbon having one pair of electrons, so carbon can act as a donor, nitrogen can also act as a donor. अब या तो ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैच रहेगा या तो ये कार्बन के थ्रू अटैच रहेगा, बट सेम मेटल के साथ वो एट अ टाइम नाइट्रोजन के थ्रू भी और एट अ टाइम कार्बन के थ्रू भी अटैच नहीं होगा। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है जिस लिगेंड के पास एक से ज़्यादा डोनर होते हैं लेकिन वो एट अ टाइम एक ही साइड से बॉन्ड बना सकता है। तो जितने डोनर उसके पास है उनमें से एक ही डोनर लिगेंड का काम कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा। सो ऐसे लिगेंड को हम बोलेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड। समझ गए? तो नॉर्मल लिगेंड और एम्बिडेंटेड लिगेंड दोनों में फ़र्क क्या है? नॉर्मल लिगेंड में जितने डोनर एटम्स होते हैं सभी के सभी बॉन्ड बनाते हैं एट अ टाइम। एम्बिडेंटेड में ऐसा नहीं होगा, एट अ टाइम वो एक ही साइड से बॉन्ड बनाएंगे चाहे उसके पास डोनर एटम कितने भी क्यों ना रहे। डिड यू गेट माई पॉइंट? नेक्स्ट थिंग, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास CO3-2 है, CO3-2 क्या लगता है ये किसका काम कर सकता है? ढूंढ के बताओ मुझे। दिस वन। ओके, अब मैंने यहां पे लिखा है N डबल बॉन्ड O, दिस इज लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, हियर ऑल्सो हैविंग लोन पेयर। क्या लगता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे दोनों दो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। सो हियर नाइट्रोजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच, ये डोनर का काम कर सकता है जिसको D1 बोला है। इसमें ऑक्सीजन जो रहेगा ये भी डोनर का काम कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि दोनों के दोनों एट अ टाइम सेम मेटल के साथ बॉन्ड बनाएं? यहाँ पे जो मेटल M लिखा है इसके साथ दोनों के दोनों एट अ टाइम बॉन्ड बना सकते हैं? मतलब ऐसे हुआ ना, D1 को हम ब्लू मान के चलते हैं, D1 को हम लोग ब्लू मान के चलते हैं और D2 को हम लोग ब्लैक मान के चलते हैं, ऐसे। सही है ना? और जब ये इस साइड से जाएगा तो ये D1 अपोजिट साइड में रहेगा। इफ ये इस साइड से जाता है तो D2 जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? अपोजिट साइड में रहेगा। समझे बात को? इसका मतलब इसमें डोनर एटम भले ही एक से ज़्यादा है लेकिन एट अ टाइम एक ही डोनर एटम जो रहेगा वो क्या कर सकता है? यहाँ पे डोनेट कर सकता है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड्स जिस लिगेंड में मोर देन वन डोनर एटम है बट एट अ टाइम एक ही एटम जो रहेगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दैट विल बी एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो ये है एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में। नेक्स्ट वाला जो आता है दैट विल बी चिलेटिंग लिगेंड। इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, 10 सेकंड्स आपके पास है। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आता है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड के लिए कंडीशन देख लेते हैं। पहले कंडीशन क्या है? चिलेटिंग लिगेंड के लिए कंडीशन नंबर 1 ये है कि मोर देन वन डोनर एटम होने चाहिए। मोर देन वन डोनर एटम विथ सेम लिगेंड। लिगेंड एक ही होना चाहिए लेकिन उसमें डोनर एटम एक से ज़्यादा होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये सेम मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्डिंग विथ सेम मेटल। जब ये बॉन्डिंग बनाएगा तब ये रिंग फॉर्म करेगा और ये रिंग जो रहेगा ये नॉर्मली 5 to 6 मेंबर्ड होता है। नॉर्मली रिंग कैसे होता है? ये 5 to 6 मेंबर्ड होता है और ये रिंग वाले जो होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो रिंग वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH2। कैन दिस एक्ट एज ए चिलेटिंग लिगेंड? कैन दिस एक्ट एज ए चिलेटिंग लिगेंड?
कंडीशन देखो, मोर देन वन डोनर एटम विथ वन सेम लिगेंड, ये सेम लिगेंड के पास कितने डोनर एटम है, एक ही डोनर एटम वहाँ पे है। इट मीन्स दैट ये यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड का काम नहीं करेगा। सपोज हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, सो दिस विल बी CH2 और इसको NH2 बनाते हैं। सो क्या अब ये चिलेटिंग लिगेंड का काम कर सकता है? क्या अब ये चिलेटिंग लिगेंड का काम कर सकता है? यस, अब ये चिलेटिंग लिगेंड का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास क्या प्रेजेंट है, मोर देन वन डोनर एटम प्रेजेंट है। इफ हम यहाँ पे एक मेटल आयन लिखते हैं +N वाला, तो इस +N के साथ ये एक डोनर एटम यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और दूसरा यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान, आपको भले ऐसा लगे कि सर ये बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, अब इतने दूर रहेंगे तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये जिगजैग मोशन में, जिगजैग होता है, ऐसे 3D होता है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है ना वो रोटेशन शो करता है। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो रोटेशन शो करता है। मतलब इफ मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊँ इसको, दिस इज NH2 एंड दिस इज NH2, और मैं यहाँ पे मेटल लिखता हूँ +N, तो देखने में ऐसा लगता है कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये डोनर एटम यहाँ से बनाएगा, ये तो अपोजिट साइड में है। यस, वो अपोजिट साइड में ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है ओनली सिग्मा बॉन्ड जहाँ पे होता है ये फ्री रोटेशन करता है, और फ्री रोटेशन करने की वजह से हम इस NH2 को नीचे भी लेके आ सकते हैं इफ़ वो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। तो मतलब ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये हमको अपोजिट दिख रहा है। हाँ, अपोजिट दिख रहा है, बीच में डबल बॉन्ड है तो नहीं बनाएगा। समझ गए बात को? क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड रहेगा वो कैसा होता है, वो डबल बॉन्ड जो होता है वो रोटेशन नहीं करता है, और इसलिए उसमें वो पॉसिबल नहीं रहेगा, इसमें ये पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रिंग बना सकते हैं। इफ़ ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है, कितने मेंबर्ड रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5 6, कितने मेंबर्ड रिंग बना? 6 मेंबर्ड रिंग। तो इस प्रकार से ये 6 मेंबर्ड रिंग बना सकता है। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH2 अटैच टू NH2। क्या ये चिलेटिंग लिगेंड का काम कर सकता है? क्या ये चिलेटिंग लिगेंड का काम कर सकता है? यस, इफ ये चिलेटिंग लिगेंड का काम करेगा, कितने मेंबर्ड रिंग बना सकता है? चिलेटिंग लिगेंड जो होता है वो सेम मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड जो रहेंगे वो सेम मेटल के साथ रहेंगे। तो इफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेटल दैट इज +N, तो क्या होगा, यहाँ से ये लिगेंड जो रहेगा डोनर एटम ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। सिंपल। सो बन गया चिलेटिंग लिगेंड। इस चिलेटिंग लिगेंड की बात करते हैं तो रिंग में कितने एटम्स है? 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ एटम्स आर 5। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 5। तो इस प्रकार के लिगेंड को हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होंगे चिलेटिंग लिगेंड। ओके, ये जो लिगेंड है इस लिगेंड का नाम आता है, क्या आना चाहिए? इथाइलिन डायमाइन। CH2 अटैच टू CH2 C2H4। CH2H4 को बोलते हैं इथाइलिन, और इथाइलिन के साथ 2 अमाइन है तो इसको बोलेंगे इथाइलिन डायमाइन। क्या बोलेंगे? इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं इन। क्या लिखते हैं? इन। तो जहाँ पे भी इथाइलिन डायमाइन दिखेगा उसको शॉर्ट में हमेशा क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH2 अटैच टू NH2। ओके, और यहाँ पे सेंट्रल एटम है। क्या ये जो लिगेंड मैंने यहाँ पे लिखा है ये चिलेटिंग लिगेंड का काम कर सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या ये चिलेटिंग लिगेंड का काम कर सकता है? इफ़ हाँ, तो कितने मेंबर्ड रिंग बना सकता है और कितने रिंग बना सकता है? ये जो रिंग होते हैं, रिंग मोर देन 1 पॉसिबल है। मोर देन 1 रिंग इज पॉसिबल।
ठीक है। तो रिंग जो रहेगी वो एक से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब ये भले एक NH2 मैंने अपर साइड में लिखा है, लेकिन ये लोअर साइड में हो सकता है, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी NH2। ओके, तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? ये डोनर एटम ने यहाँ बना दिया, ये इसने यहाँ बना दिया, इसने यहाँ बना दिया, बन गया। अब यहाँ पे 2 रिंग बन गए, ये है 5 मेंबर्ड रिंग और ये भी रहेगी 5 मेंबर्ड रिंग, तो 5 मेंबर्ड के 2 रिंग बन गए। अब क्वेश्चन ये आता है, इसको क्या बोलेंगे? इसको इथाइलिन डायमाइन बोला था, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं दिस इज 1 इथाइलिन, दिस इज 2nd इथाइलिन, सही है। दिस इज 1 इथाइलिन, दिस इज 2nd इथाइलिन, तो इसको बोल सकते हैं डाइथाइलिन। क्या बोल सकते हैं? डाइथाइलिन। डाइथाइलिन के साथ यहाँ पे कितने अमाइन थे? 2 अमाइन। यहाँ पे कितने अमाइन है? 1 अमाइन, 2 अमाइन एंड 3 अमाइन, तो इसको बोलेंगे डाइथाइलिन ट्राई अमाइन। क्या बोलेंगे? डाइथाइलिन ट्राई अमाइन, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, इसको इन लिखेंगे, इसको लिखते हैं डाई इन। क्या लिखते हैं? डाई इन, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े लिगेंड्स होते हैं, उन बड़े लिगेंड्स का पूरा नाम लिखना पॉसिबल नहीं होता है, और इसीलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज इन इथाइलिन डाइअमाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है डाई इन, दैट इज कॉल्ड एज डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। हम एक और ऐसा ग्रुप लगाते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन। एग्जाम्पल इस प्रकार से, सो यहाँ पे विजिबल है, इसमें लिख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज NH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH2, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे मैंने ये सेंट्रल एटम लिया। ओके, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं। ओके, दिस इज NH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH2। ओके, नाउ इज इट क्लियर? हाँ, अब देखो, अब क्या करेंगे, इफ हमने यहाँ पे सेंटर में मेटल बना दिया +N, तो दिस इज 1 डोनर एटम, दिस इज 2nd डोनर एटम, दिस इज 3rd डोनर एटम, दिस इज 4th डोनर एटम। कितने बॉन्ड बना दिए? 4, सही है। मतलब ये यहाँ पे टेट्राडेंटेड लिगेंड का काम करेगा, और ये टेट्राडेंटेड लिगेंड ने कितने रिंग बनाए? यहाँ पे 1, 2 और 3 रिंग बनाए, और तीनों रिंग का साइज जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब इसका नाम था इथाइलिन डाइअमाइन, इसका नाम था डाइथाइलिन ट्राइअमाइन। क्या लगता है इसका नाम क्या होना चाहिए? व्हाट इज पॉसिबिलिटी? इसका नाम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका नाम? एनीवन? हो गया आपका? इसका नाम होना चाहिए ट्राइथाइलिन टेट्राअमाइन। दिस इज 1 इथाइलिन, दिस इज 2nd इथाइलिन, दिस इज 3rd इथाइलिन। कितने इथाइलिन हो गए? 3 इथाइलिन। और अमाइन कितने हैं? दिस इज 1 अमाइन, दिस इज 2nd अमाइन, दिस इज 3rd अमाइन एंड दिस इज 4th अमाइन। तो इसका नाम होना चाहिए ट्राइथाइलिन टेट्राअमाइन। इसका नाम क्या होना चाहिए? ट्राइथाइलिन टेट्राअमाइन। सो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस लिगेंड। और ये जो लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये चिलेटिंग लिगेंड है, जिस लिगेंड का डेंसिटी 4 है, और डेंसिटी 4 होने की वजह से हम इसको बोल सकते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। क्या बोल सकते हैं? टेट्राडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया है। सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड का जो टॉपिक आता है, लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन आता है, वो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है।
ठीक है। तो लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन को में के बारे में जितना हमको देखना था उतना यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं। अब लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन होने के बाद जस्ट अ मिनट, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, आज ही सेकंड हाफ में इनका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। मतलब ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स का किसी भी, ये किस प्रकार से बनाते हैं और इफ़ उसके लिए कुछ रूल्स आते होंगे तो वो भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है? इज इट ओके?